कभी सोचा है कि भारत का सबसे जरूरी पर्यावरण कानून एक भयानक त्रासदी, एक ऐसी रात की वजह से बना जिसने हजारों जानें ले ली और देश को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, आज हम उसी कानून की पूरी कहानी जानेंगे। कैसे ये बना, कैसे इसने हमारे पर्यावरण की रक्षा की और सबसे जरूरी, हाल के बड़े बदलावों के बाद इसका भविष्य क्या है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बंटी होगी। सबसे पहले हम जानेंगे उस आपदा के बारे में जो इस कानून की वजह बनी। फिर समझेंगे कि इसे अम्ब्रेला एक्ट क्यों कहते हैं और ये सरकार को क्या ताकतें देता है। इसके बाद देखेंगे कि हमारी अदालतों ने इसे कैसे और भी ज्यादा मजबूत बनाया। फिर हाल में हुए सबसे बड़े बदलाव यानी डीक्रिमिनलाइजेशन को समझेंगे और आखिर में हम प्रदूषण से निपटने के इस नए फाइनेंशियल सिस्टम पर बात करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, 1986 से पहले ऐसा नहीं था कि भारत में पर्यावरण पर कोई कानून ही नहीं थे, लेकिन वो बिखरे हुए थे, कमजोर थे और देश में जो तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, उसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और फिर एक रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, ये कानून एक दिन में नहीं बना, इसकी जमीन धीरे धीरे तैयार हुई। 1972 में स्टॉकहोम में दुनिया की पहली बड़ी पर्यावरण बैठक हुई, जिसने सबका ध्यान इस तरफ खींचा। इसी से प्रेरणा लेकर भारत ने 1976 में 42nd संशोधन के जरिए संविधान में पर्यावरण की सुरक्षा को राज्य और नागरिक दोनों का कर्तव्य बनाया। लेकिन जो असली और सबसे बड़ा धक्का लगा, वो था दिसंबर 1984 की वो घटना जिसने सरकार को एक बहुत ही सख्त और कॉम्प्रिहेंसिव कानून बनाने पर मजबूर कर दिया। भोपाल गैस त्रासदी ये सिर्फ एक औद्योगिक हादसा नहीं था, ये पूरे देश के लिए एक वेकअप कॉल था। इसने साफ साफ दिखा दिया कि हमारे मौजूदा कानून कितने खोखले हैं और हमें एक ऐसे शक्तिशाली सेंट्रलाइज्ड कानून की जरूरत है जो ऐसी भयानक त्रासदियों को दोबारा होने से रोक सके। बस इसी पृष्ठभूमि में जन्म हुआ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का। तो संसद ने 1986 में ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया। इसे अक्सर अम्ब्रेला एक्ट या छाता विधान भी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये पहले से मौजूद कानूनों जैसे एयर एक्ट और वाटर एक्ट के बीच के जो गैप्स थे उनको भरता है और केंद्र सरकार को पर्यावरण से जुड़े लगभग हर मामले पर एक्शन लेने की ताकत देता है। मतलब एक छाते की तरह ये सब कुछ अपने दायरे में समेट लेता है। और इस कानून ने केंद्र सरकार को सच में बहुत ताकत दी। सोचिए, सरकार अब हवा, पानी, मिट्टी की क्वालिटी के स्टैंडर्ड तय कर सकती थी, ये बता सकती थी कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ लगेगी और सबसे बड़ी बात, नियम तोड़ने वाली किसी भी फैक्ट्री को बंद करने का सीधा आदेश दे सकती थी। इसने पहली बार पर्यावरण की रक्षा के लिए एक मजबूत सेंट्रल अथॉरिटी बनाई जिसके पास असल पावर थी। अब देखिए, कानून बनाना एक बात है, पर उसे जमीन पर लागू करना और उसकी सही भावना को समझना वो बिल्कुल अलग बात है। और यहीं पर भारत की न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक, एक हीरोइक रोल निभाया। उन्होंने इस कानून को सीधे संविधान के आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ या जीवन के अधिकार से जोड़ दिया। कोर्ट ने कहा, जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ जिंदा रहना या सांस लेना नहीं है, इसका मतलब है एक साफ सुथरे और स्वस्थ पर्यावरण में सम्मान के साथ जीना। ये एक रेवोल्यूशनरी सोच थी। अभी भोपाल त्रासदी का जख्म भरा भी नहीं था कि दिल्ली में एक और गैस लीक हो गई। ये मामला था MC मेहता बनाम भारत संघ, जिसे ओलियम गैस लीक केस के नाम से जाना जाता है। इस मामले ने हमारी न्यायपालिका को इंडस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर एक बहुत ही कड़ा स्टैंड लेने का मौका दे दिया। और यहीं से जन्म हुआ एब्सोल्यूट लायबिलिटी यानी पूर्ण दायित्व के सिद्धांत का। अब ये पहले के स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से भी ज्यादा सख्त था। इसके तहत अगर कोई खतरनाक उद्योग किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाता है तो वो ये कहकर बच नहीं सकता कि अरे ये तो एक हादसा था या हमने तो पूरी सावधानी बरती थी। नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा, जिम्मेदारी पूरी तरह से उसी की होगी। इसे ऐसे समझिए, अगर आपके घर में एक शेर है और वो किसी को नुकसान पहुंचा दे तो आप ये नहीं कह सकते कि पिंजरा तो ठीक से बंद था। नहीं, नुकसान की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। बस उद्योगों के लिए यही नियम लागू कर दिया गया। MC मेहता का ही एक और जबरदस्त केस गंगा नदी के प्रदूषण से जुड़ा था। हुआ ये कि कानपुर में बहुत सारी चमड़े की फैक्ट्रियां अपना सारा जहरीला केमिकल वाला कचरा बिना ट्रीट किए
सीधे हमारी पवित्र गंगा नदी में बहा रही थीं। इससे नदी का पानी और उसमें रहने वाले जीव सब तबाह हो रहे थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख एकदम साफ और कड़ा था। ये जो कोर्ट आप देख रहे हैं, ये दिखाता है कि अदालत के लिए पर्यावरण की सुरक्षा कितनी जरूरी थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई, अगर कोई इंडस्ट्री पर्यावरण की सुरक्षा का बेसिक खर्चा नहीं उठा सकती तो उसे चलने का भी कोई हक नहीं है। मतलब साफ था, देश का विकास पर्यावरण की कीमत पर नहीं हो सकता। और इन्हीं सब मामलों से भारतीय कानून में एक और जरूरी सिद्धांत मजबूती से स्थापित हुआ, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है, जो गंदगी फैलाएगा वही सफाई का और हर्जाने का खर्चा भी उठाएगा। जैसे तमिलनाडु के वेल्लोर में जब चमड़ा कारखानों ने नदी को प्रदूषित किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें न सिर्फ लोगों को मुआवजा देने को कहा, बल्कि उस नदी को साफ करने का पूरा खर्च उठाने का भी आदेश दिया। ये सिद्धांत आज भी एनवायरमेंटल जस्टिस का आधार है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे नए और बड़े मोड़ पर। साल 2023 में सरकार एक नया कानून लाई, जन विश्वास अधिनियम। इसका मकसद था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। अब इसके सपोर्टर्स का कहना है कि इससे अदालतों पर बोझ कम होगा और कंपनियों पर भारी जुर्माना लगेगा तो वो डरेंगी। लेकिन जो इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनका डर ये है कि जेल की सजा का डर खत्म होने से बड़ी कंपनियां बस जुर्माना भरेंगी और प्रदूषण करती रहेंगी। तो चलिए देखते हैं कि सजा में असल में क्या बदला है। पहले कानून तोड़ने पर 5 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते थे। अब जेल का प्रावधान हटा दिया गया है और उसकी जगह एक भारी भरकम जुर्माना लगा दिया गया है, जो 1 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक हो सकता है। और अगर कोई गलती दोहराता रहता है तो रोजाना लगने वाला जुर्माना भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इस नए सिस्टम की एक और खास बात है, ये ऑटोमेटिक इंक्रीज। ये पक्का करने के लिए कि समय और महंगाई के साथ जुर्माने की रकम बेअसर ना हो जाए, एक नियम बनाया गया है कि हर 3 साल में मिनिमम पेनल्टी अमाउंट अपने आप 10% बढ़ जाएगी। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि जुर्माने से वसूला गया ये सारा पैसा आखिर जाएगा कहाँ? यहीं पर ये नया सिस्टम एक और बड़ा बदलाव लेकर आता है। अब ये पूरा पैसा एक डेडिकेटेड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड यानी पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा किया जाएगा। और इस फंड के पैसे का बंटवारा कैसे होगा, ये भी तय है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 75% सीधे उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को मिलेगा जहां पर प्रदूषण का उल्लंघन हुआ था, ताकि वो पैसा उसी जगह के पर्यावरण को सुधारने में काम आ सके। और बचा हुआ 25% केंद्र सरकार के पास रहेगा। और इस पूरी प्रक्रिया को काफी ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बनाया गया है। जिसने गलती की है वो ऑनलाइन पेमेंट करेगा, पैसा सीधे फंड में जाएगा, फिर राज्य और केंद्र के बीच बंट जाएगा और फिर उस पैसे का इस्तेमाल पर्यावरण की निगरानी, प्रदूषित जगहों को ठीक करने, नई रिसर्च करने और लोगों में जागरूकता फैलाने जैसे जरूरी कामों के लिए किया जाएगा। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। क्या जेल की सजा हटाकर सिर्फ भारी जुर्माने लगाने से सच में प्रदूषण रुकेगा, या फिर कहीं हम एक ऐसा सिस्टम तो नहीं बना रहे हैं जहां प्रदूषण करना कंपनियों के लिए बस एक बिजनेस कॉस्ट बन जाए और पर्यावरण को होने वाला नुकसान सरकार के लिए कमाई का जरिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। एक तरफ भारत के पास दुनिया के कुछ सबसे मजबूत पर्यावरण कानून हैं और दूसरी तरफ ये दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से भी एक है। ये एक अजीब पहेली जैसा है ना? तो आज हम इसी जटिल कहानी और इसके विरोधाभास को समझने जा रहे हैं। तो देखिए, भारत की कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प पैराडॉक्स है। मतलब एक ऐसा विरोधाभास कि एक तरफ हम देखते हैं कि भारत एक लीगल पायनियर है जिसने कानून बनाने में दुनिया को रास्ता दिखाया, और वहीं दूसरी तरफ ये एक इन्फोर्समेंट पजल बना हुआ है। मतलब इन कानूनों को जमीन पर लागू करना एक बड़ी पहेली है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। और यहाँ एक काफी हैरान करने वाली बात सामने आती है। जब दुनिया के कई बड़े बड़े देश पर्यावरण के बारे में ठीक से सोच भी नहीं रहे थे, तब भारत ने इस दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए थे। जी हाँ, 1968। जरा उस दौर के बारे में सोचिए। ग्लोबल एनवायरमेंटल मूवमेंट तो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था, पर उस वक्त भी भारत ने यह समझा कि पेस्टिसाइड्स जैसे केमिकल्स कितने खतरनाक हो सकते हैं और उन्हें रेगुलेट करने के लिए एक कानून लाया गया।
ये वाकई में एक दूर की सोच थी। भारत के पर्यावरण कानूनों के सफर को इन माइलस्टोन्स से बेहतर कौन समझा सकता है? ये सिर्फ तारीखें और एक्ट्स नहीं हैं। हर एक कानून के पीछे एक कहानी है, एक वजह है। कभी किसी ग्लोबल इवेंट का असर, तो कभी देश के अंदर हुई किसी घटना की प्रतिक्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 1970 के दशक में। ये वो समय था जब पूरी दुनिया में पर्यावरण को लेकर एक नई चेतना, एक नई जागृति आ रही थी। इस जागृति का सबसे बड़ा मंच था 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन। ये पर्यावरण पर दुनिया की पहली बड़ी मीटिंग थी। यहाँ सभी देशों से अपील की गई कि वो अपने वाइल्ड लाइफ, अपने जीव जंतुओं को बचाने के लिए ठोस कानून बनाएं। और भारत ने इस अपील पर न सिर्फ ध्यान दिया, बल्कि बहुत तेजी से एक्शन भी लिया। और इसी का नतीजा था 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये कानून सिर्फ शिकार रोकने तक ही सीमित नहीं था, नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा था। इसने एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया। मतलब नेशनल पार्क्स कैसे बनेंगे, सैंक्चुरीज कैसे मैनेज होंगी, और यहाँ तक कि जानवरों की खाल या उनके दूसरे अंगों का व्यापार, उस पर कैसे रोक लगेगी। एक तरह से पूरे इकोसिस्टम को बचाने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। और इस कानून की सबसे खास बात वो थी स्केड्यूल्स बनाने की सोच। इसका मतलब है कि सभी जानवरों को एक ही नज़र से नहीं देखा गया, उन्हें अलग अलग लिस्ट में डाला गया, उन पर मंडरा रहे खतरे के हिसाब से। जो शेड्यूल आई में आते हैं, जैसे कि हमारा बंगाल टाइगर या स्नो लेपर्ड, उन्हें एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दी गई। मतलब उन्हें नुकसान पहुंचाने पर सबसे सख्त सजा का प्रावधान रखा गया। सब कुछ सही दिशा में जा रहा था, कानून बन रहे थे, पर फिर आया 1980 का दशक, और इसके साथ आई एक ऐसी भयानक त्रासदी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना ने साफ कर दिया कि अभी भी हमारे कानूनी ढांचे में बहुत बड़ी कमियां हैं। हम बात कर रहे हैं 1984 की भोपाल गैस त्रासदी की। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक वेकअप कॉल था। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए, और इसी त्रासदी के बाद ये महसूस किया गया कि हमें एक ज्यादा शक्तिशाली, एक ऐसा कानून चाहिए जो हर पहलू को कवर करे। और इसी जरूरत से जन्म हुआ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। इसे अम्ब्रेला लॉ भी कहा जाता है। अम्ब्रेला यानी छाता, क्योंकि इसने पर्यावरण से जुड़ी लगभग हर चीज को अपनी छतरी के नीचे ले लिया। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल, नॉइज, हर तरह के प्रदूषण से निपटने के लिए इसने केंद्र सरकार को जबरदस्त शक्तियां दे दी। इतनी शक्तियां कि वो प्रदूषण फैलाने वाली किसी भी इंडस्ट्री को बंद कर सकती थी, उसकी बिजली पानी की सप्लाई रोक सकती थी। इसीलिए इसे सुपर लॉ का निकनेम मिला। तो अब कानून तो काफी मजबूत हो गए थे, लेकिन अब एक नया सवाल सामने आया। सवाल था न्याय का, यानी जस्टिस का। और ये जस्टिस सिर्फ हमारे प्लैनेट के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जरूरी था जो इस प्लैनेट पर रहते हैं। दोनों के बीच एक संतुलन कैसे बनाया जाए। और यहीं पर एक बहुत ही दुख भरी बात सामने आई। जंगलों को बचाने के लिए जो कानून बनाए गए थे, उनका एक अनचाहा परिणाम हुआ। उन कानूनों की वजह से उन्हीं लोगों को अपने घरों से, अपनी जमीनों से बेदखल होना पड़ा, जो सदियों से उन जंगलों में रहते आ रहे थे और उनकी रक्षा करते थे, यानी हमारे आदिवासी समुदाय। उनके लिए ये एक ऐतिहासिक अन्याय था। इसी ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के लिए 2006 में एक लैंडमार्क कानून लाया गया, द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। इस कानून ने पहली बार ये माना कि वन निवासी समुदायों का अपनी जमीन और वहां के संसाधनों पर हक है। इसने ग्राम सभाओं को शक्तियां दी कि वो अपने पारंपरिक जंगलों को खुद मैनेज करें। ये सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा कदम था। न्याय की बात चल रही है तो एक और बड़ी समस्या थी, डिले यानी देरी। हाई कोर्ट्स में पहले से ही इतने सारे केसेस होते थे कि पर्यावरण से जुड़े मामलों पर सुनवाई में सालों लग जाते थे। और पर्यावरण के मामले में जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसी समस्या को दूर करने के लिए 2010 में एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई, जिसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या एनजीटी। अब इसकी खासियत यह है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण से जुड़े केसेस सुने जाते हैं। और इस स्पेशल फोकस की वजह से फैसले बहुत तेजी से होते हैं। कितनी तेजी से? सिर्फ 6 महीने। जी हाँ, एनजीटी को कानूनन 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी केस का निपटारा करना होता है। अब इसकी तुलना आम अदालत से कीजिए, जहां एक केस सालों साल चलता रहता है। फर्क साफ है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे भारत ने एक के बाद एक बेहतरीन और शक्तिशाली कानून बनाए, वाइल्ड लाइफ से लेकर प्रदूषण तक, लोगों के अधिकारों से लेकर तेज न्याय तक। लेकिन इतना सब होने के बावजूद एक बुनियादी सवाल आज भी खड़ा है।
और यही सवाल हमें उस सबसे बड़ी चुनौती तक ले जाता है जो आज भारत के सामने है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत के पास दुनिया के सबसे व्यापक और मजबूत पर्यावरण कानूनों का एक सेट है। कागज पर देखें तो ये कानून एक मजबूत ढाल की तरह है जो हमारे पर्यावरण की हर तरफ से रक्षा कर सकते हैं। तो फिर आखिर में वही सवाल, वही विरोधाभास जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर कानून इतने ही मजबूत हैं तो जमीन पर उनका असर उतना क्यों नहीं दिखता? कागज पर लिखे कानून और जमीनी हकीकत के बीच ये जो इतनी बड़ी खाई है, इतना बड़ा गैप है, ये गैप ही शायद भारत की सबसे बड़ी पर्यावरण चुनौती है। ऐसा क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम